आज हम शुरू करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 3 ब्रांचेस में कॉमन है, ईसी, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है इस चीज़ में। ईसी में तो खास तौर पे ये कम से कम 12 से लेकर 15 के बीच में इसके नंबर आते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ से डायोड से। डायोड एक तरह से क्या हम शुरू करेंगे, इसमें सबसे पहले क्लिपर, फिर क्लैम्पर। लेकिन मैं इनमें बेसिक आपको फंडा बताऊंगा, ना कि इनका पूरा सॉल्व करके, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स रिवीजन है, ना कि आपकी फुल नोट्स रिवीजन। तो अब देखते हैं हम क्लिपर। क्लिपर क्या है, जो अब जैसे कि दो टाइप के हैं। एक तो यहाँ पे देखिए डायोड जो है इस तरफ लगेगा, ये बीच में लगेगा, डायोड बीच में लगेगा। और एक डायोड होता है जो शुरू में लगता है, उसमें भी दो टाइप के डायोड। अगर फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है उस फॉर्म में लगा हुआ है तो ये अलग चीजें आएगी। तो प्रैक्टिकल क्लिपर में, प्रैक्टिकल डायोड में तीन चीजें बहुत ही मायने रखती है। कि अगर आइडियल डायोड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइडियल डायोड है तो अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अगर वो रिवर्स बायस है तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ये प्रैक्टिकल डायोड ले रखा है। अच्छा, प्रैक्टिकल डायोड में मुझे वी गामा गिवन होगी, जैसे कि 0.7 गिवन होती है। तो जो ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि 0.7 का एक वोल्टेज यहाँ पे कुछ भी अभी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसका मतलब वी गामा ये होगा, तो ये होगा। तो अब एक होता है आरएफ। आरएफ जो है इसी का डायोड का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इसमें वो भी जीरो नहीं दे रखा, तो इसलिए वो भी लगाना पड़ेगा हमें। अच्छा, अगर जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जो रिवर्स बायस में आएगा वो इनफाइनाइट होगा, मतलब कि एक तरह से ओपन सर्किट ही होगा। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वो ओपन सर्किट ही है। तो अब शुरू करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव देते हैं, तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में हुआ। फॉरवर्ड बायस में अब सिंपल शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, अब यहाँ पे दो चीजें लगेगी, वी गामा और ये आर एफ। ठीक है। और इस चीज को लगाने के बाद जो वोल्टेज आएगी, जो अब वोल्टेज हम यहाँ पे केवीएल लगा रहे हैं, वी नॉट, वी नॉट माइनस, ये इधर चले जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी गामा प्लस आई आर एफ, आई आर एफ। ठीक है, आई जो है ये यहाँ से आ रहा है, इस तरफ कोई करंट जाता नहीं है वी, क्योंकि ओपन सर्किट की तरफ कभी भी करंट जाता नहीं है, वो जीरो रहेगा। इसलिए जो भी करंट यहाँ से आ रहा है, अब इसमें जो भी करंट है वो यही वाला है जो वी आई से आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया वी नॉट इज इक्वल टू वी कामा प्लस आई आर एफ। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये तो ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होते ही पता चल गया हमें वी नॉट इज इक्वल टू वी आई। अच्छा, अच्छा, एक शॉर्ट ट्रिक है इसमें, अगर वी नॉट इज इक्वल टू वी आई टाइप है, अगर यहाँ पे 3 भी होता, वी 3 वी आई भी होता, जो भी इसका कोफिशिएंट है वी आई का, वही इसका स्लोप होगा। तो हमें स्लोप यहाँ पे मिल गया, जैसे वी नॉट इज इक्वल टू वी आई, तो स्लोप इसको 1 मिल गया हमें। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, इसको इक्वेशन को हमने और सॉल्व किया, तो वी गामा प्लस आई, आई क्या होगा, वी आई, वी माइनस गामा, मतलब वी आई माइनस वी गामा बाय आर, ये वाला आर एंड ये आर एफ। तो इससे मेरे को वी नॉट की वैल्यू मिल गई। तो वी नॉट की वैल्यू मिल गई, अब इसका स्लोप भी मिल गया हमें एक तरह से। स्लोप कैसे मिला, देखिए इसमें जो वी आई है उसका जो कोफिशिएंट है वही तो स्लोप है। तो वी आई का कोफिशिएंट क्या है, आर एफ अपॉन में आर प्लस आर एफ। तो स्लोप भी मिल गया मुझे, दोनों चीज़ों के स्लोप मिल गए। अब मैं इसे इस वाले फॉर्म में बदल देता हूँ। ठीक है, वी नॉट और वी आई के फॉर्म में बदला, तो अब ये क्लिपर सर्किट का एक फंडामेंटल सर्किट हो गया, जिससे कि हम अभी यहाँ पे अगर वैल्यूज दी होती तो हम यहाँ पे निकाल सकते थे ये कितना है, ये कितना है। तो इससे ये क्लिपर सर्किट का ये पहले वाला कंप्लीट। तो इससे हम कोई भी निकाल सकते हैं, हमें इन्हें याद करने के लिए डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल एक फंडा पता होना चाहिए कि कब फॉरवर्ड बायस है, अगर ये प्रैक्टिकल है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, बस इतना पता होना चाहिए। ये डायोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। फिर आते डबल क्लिपर। पहले गेट में बहुत ज़्यादा डिमांडेड को टॉपिक था ये डबल क्लिपर। तो डबल क्लिपर अभी भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी फंडामेंटल है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं कि डायग्रामों को याद करने की कोशिश करते हैं, वो मैंने आपके लिए, अगर किसी को याद करने का ही शौक है तो मैंने वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे नीचे मैंने बता रखा है कि आपको कैसे आप याद करना भी चाहो तो कर लो, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बेसिक पे जाओ, बेसिक करने से आपको सारी चीज़ें
कवर हो जाएगी। अब इसमें कुछ भी आया, अगर कैपेसिटर जोड़ दिया यहाँ पे, इसके पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, तो आप सॉल्व करने लायक हो गए। है क्या, केवीएल और केसीएल ही तो है हर चीज। एनालॉग और नेटवर्क केवीएल है बस, केसीएल और केवीएल है। डबल क्लिपर, डबल क्लिपर जो है, अब जैसे अब देखिए वी आई अगर मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ तो आप ये देखिए, अब पॉजिटिव दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बस पॉजिटिव दे रहा हूँ तो ये ओपन वो हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। मुझे वी आई देखना पड़ेगा वी आर से बड़ा है तब जाके ये फॉरवर्ड बायस होगा। अच्छा, अब मैं ये देखूँ, जैसे ये वी आई अगर मैं नेगेटिव देख रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव देख रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो अभी इसमें देखनी रिवर्स बायस में, तो मुझे मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा बड़ा है, यानी मुझे ये वाला नेगेटिव कम चाहिए, ये वाला ज़्यादा चाहिए। तो इस कंडीशन से सबसे तो मैंने केसेस भी लगा रखे हैं। वी आई ग्रेटर देन माइनस वी आर टू, देखिए माइनस वी आर टू से ग्रेटर देन है तो डी टू रिवर्स बायस हो गया। जैसे ही रिवर्स बायस हुआ, अब यहाँ पे क्या है, रिवर्स बायस है, तो ये मैं आइडियल मान के चल रहा हूँ डी वन डी टू, तो डी टू रिवर्स बायस हो गया, चलिए ठीक है। अच्छा जी, और अब दूसरा जो केस है, मतलब इसी में केस है कि इसी के अंदर वो कवर हो जाएगा, वी आई इज लेस देन वी आर वन। तो जैसे ये वी आर वन से लेस देन है, तो कुछ भी हो सकता है, ये नेगेटिव में भी हो सकती है चीज, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फॉरवर्ड बायस है, ये एक टाइम पे होएगा लेकिन उसकी कंडीशन अलग बनेगी। तो डी वन जो है रिवर्स बायस हो गया, दोनों के दोनों रिवर्स बायस हो गए, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आई आ गया, हमारे पास स्लोप क्या आ गया, वन। वी नॉट इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया, कोफिशिएंट ऑफ वी आई इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। अब देखिए केस टू, अब इस वाले में हम इस वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे, और एक तरह से हम करेंगे कि दोनों कहीं ना कहीं यूज हुए। अब जैसे ये देखिए, वी आई इज लेस देन माइनस वी आर टू, वी आई इज लेस देन माइनस वी आर टू, ठीक है। तो जैसे ही उससे लेस देन हुआ, तो यानी कि ये पॉजिटिव, एक तरह से ये बड़ा है और ये छोटा है, तो पीएन जंक्शन का आपको पता ही है कि अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अच्छा, अब ये लेस देन माइनस वी आर टू है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि फॉरवर्ड बायस होगा, ये तो पॉजिटिव चाहिए मुझे, तो ग्रेटर देन आर वन चाहिए, वी आर वन चाहिए। तो ये तो ये हो गया रिवर्स बायस। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे पे आएगा वो क्या बचा, ये वी आर टू आ जाएगा सीधे, माइनस वी आर टू, वी नॉट प्लस वी आर टू इज इक्वल टू जीरो, तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी आर टू आ गया। तो देखिए इसमें स्लोप क्या है, जीरो, तो स्लोप का तो कोई फंडा ही नहीं है, स्लोप नहीं है तो एक स्ट्रेट लाइन, जैसे अभी यहाँ पे माइनस वी आर टू, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन सी बन रही है इधर, तो स्लोप तो सिर्फ इस केस में था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये काम करेगा, और जो ऊपर वाली चीज है वो उसे क्लिप कर देगा, उसे हटा देगा वहां से, ठीक है। अब केस थ्री, वी आई इज ग्रेटर देन वी आर वन, वी आई इज ग्रेटर देन वी आर वन, तो अब ये वाला जो है फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये क्या होगा बताइए, डी टू जो है वो रिवर्स बायस होगा, सही बात है ना। क्यों, क्योंकि ये वी आर वन अगर इससे वी आई जब बड़ा है, तो देखिए इसका ये वाला चीज बड़ी हो जाएगी, तो पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो मेरे को वी नॉट क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए वी नॉट मेरे को वी आर वन ही मिलेगा, माइनस वी आर वन नहीं मिलेगा, देखिए केवीएल लगाइए, वी नॉट माइनस वी आर वन इज इक्वल टू जीरो, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आर वन आ गया, हमारे पे वी आर वन आ गया, तो ये बन गया हमारा जो ग्राफ है। तो इससे ग्राफ बन के क्लिप हम निकाल सकते हैं कि कितना वो क्लिपर हुआ, कितना वो उसमें, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। क्लिप, सीरीज क्लिपर, अब देखिए, अब मैं बताया था आपको कि क्लिपर के भी टाइप होते हैं, तो सीरीज क्लिपर होता है, पैरेलल क्लिपर होता है। देखिए अब हम उसमें भी देखिए यूज करते हैं हम, क्या नाम है, रेक्टिफायर्स में भी, वो सब आगे बताऊंगा मैं आपको। सीरीज क्लिपर, सीरीज क्लिपर में नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसे याद करने की बता रखा है आपको कि ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो ये कौन सा होगा, पॉजिटिव क्लिपर, यानी कि पॉजिटिव साइड को क्लिप करेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, है, नेगेटिव साइड को क्लिप करेगा। अब ये पैरेलल क्लिपर, पैरेलल क्लिपर का क्या मतलब है, अब ये ऐसे वाला है जो पैरेलली कनेक्टेड होगा, जैसे ये जो है पैरेलल क्लिपर के उसमें आता है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव यहाँ, मतलब ये इसका ये पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, तो ये पॉजिटिव जो भी पहले आ रहा है, यानी कि ये इसमें जो भी बाद में आ रहा है वो उस टाइप का क्लिपर है, जो इसमें पहले आ रहा है वो उस टाइप का क्लिपर है। और क्लिपर का मतलब यानी कि पॉजिटिव क्लिपर है तो ये नेगेटिव वाले को वो कर देगा, पॉजिटिव वाली चीज़ है वो क्लिप कर देगा, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं ये बताने वाला हूँ, देखिए इनमें क्लिपरों में क्या है, कभी कभी ये यहाँ पे वोल्टेज दे देंगे, जैसे इसमें वोल्टेज दी, ये अच्छा एग्जांपल था कि इसमें वोल्टेज दे दी, तो इसमें मुझे कंपेयर करना पड़ता था कि इसकी वोल्टेज से भी कंपेयर करना पड़ता था,
ठीक है। अगर और भी चीज़ दे देते तो भी उससे कंपेयर करना पड़ता, जैसे मेरे को वी गामा भी दे देते तो उन दोनों को ऐड करके ये कंपेयर करना पड़ता कि इससे बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं माइनस वी प्लस। ठीक है, अब ये देखिए मैंने ये क्या बोला, ये प्लस, ये जो इसकी वोल्टेज है ये प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, अब ये क्या है, अब इस चीज़ को मैं, अब ये बात है वो जो याद करने वाली है, अगर याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको फंडा बता दिया है कि फंडा जो इसका कहता है कि ये कैसे सॉल्व होगी, तो इसे याद करने का मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है आपको याद करने में आसानी है तो ठीक है, याद कर लीजिए इस चीज़ को। ये क्लैम्पर सर्किट। अच्छा, क्लैम्पर सर्किट में भी बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लैम्पर में भी कोई भी याद करने की जरूरत नहीं। देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, इस चीज़ में अगर यहाँ पे वी आई में पॉजिटिव दे रहा हूँ, यहाँ पे वी आई पॉजिटिव, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस एग्जाम्पल से आपका क्लैम्पर का डर हट जाएगा। देखिए क्लैम्पर टाइप वी आई और वी नॉट, ठीक है, ये मैंने कोई क्लैम्पर सर्किट से ले लिया। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब इसमें फंडा क्या है, अब याद रखने वाला फंडा क्या है कि आपको अगर डर भी लग रहा है इस चीज़ में तो एक चीज़ मेरी याद रख लीजिए। देखिए ये जो है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, मान लिया आपकी बात की ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जो ये यहाँ पे नेगेटिव होगा ना, तो ये वाली जो वो होगी साइन जो है ये पॉजिटिव होगा, तो ये मतलब ये नेगेटिव होगा। ये चीज़ याद रख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यानी कि अब मुझे नेगेटिव साइड पहले शुरू करनी पड़ेगी यहाँ से। जैसे ही मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया कि नेगेटिव साइड पहले शुरू करनी पड़ेगी, तो नेगेटिव साइड शुरू करी मैंने, यानी कि नेगेटिव यानी -15 शुरू किया। -15 प्लस वी सी, ठीक है, -5 इज इक्वल टू 0, ये तो आइडियल है ना। तो वी सी की वैल्यू मेरे पे आ गई 20 वोल्ट। अब ये चार्ज हो गया 20 वोल्ट तक। ठीक है बॉस। अब वी नॉट की वैल्यू तो मुझे पता ही चल गई। जैसे ही मुझे ये पता चल गया कि भैया -15 है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बताइए, ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हो गया तो यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया, वी नॉट क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, फिर अब मैं बोलता हूँ पॉजिटिव। अब जो अगली चीज़ है वो पॉजिटिव, लेकिन अब कैपेसिटर पे भी चार्ज है, मतलब कैपेसिटर की वोल्टेज भी है अब। तो 15, ठीक है, +20 जो हमारी ये आई थी, और अब इसकी जरूरत नहीं है हमें क्योंकि अब तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो 15 + 20 माइनस वी नॉट, प्लस माइनस, तो -V0 इज इक्वल टू 0। तो V0 35 आ गया, V0 5 आ गया, 35 आ गया। अब इसे बताइए याद करने की कुछ जरूरत पड़ी इसकी? अब इसमें आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे ऐसे करके, अगर ये तो ऐसा है तो इसे ऐसे कर दे, याद करने की जरूरत ही नहीं, बस सिंपल V0 दोनों टाइप में मैंने बता दिया को 5 और 35, और कैसे शिफ्ट हुआ तो पता ही चल गया आपको। 15 से -15 था, अब ये देखिए 5 से 35 होगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप लेते हैं। अब ये देखिए V0, अच्छा 12 और -12 है। अब ये देखिए यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ क्या होगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पहली साइकिल क्या आएगी, पॉजिटिव साइकिल। यहाँ पे बच्चे मैं मानता हूँ वो चीज़ है कि ये सॉल्व तो अगर याद करने से करना चाहो तो कर लोगे, वो थोड़ा जल्दी होगा। जल्दी भी क्या होगा, इससे भी जल्दी नहीं हो सकता वो, उसमें गलती की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कर सकता है। तो पॉजिटिव 12, ठीक है। अब मैं कहाँ पे था, ये पॉजिटिव हुआ तो ये अब ये 12 साइकिल शुरू होएगी पहले, तो 12 माइनस वी सी। अब इसके क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये तो फॉरवर्ड बायस ही होगा ना, तो 12 माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। तो वी सी की पहली वैल्यू मुझे आ गई 12 और वी नॉट की पहली वैल्यू आ गई मुझे 0। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसकी वैल्यू आ गई 12, तो -12 माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। तो वी नॉट इज इक्वल टू -24। अब मुझे नहीं लगता कि क्लैम्पर सर्किट में आपको किसी भी चीज का डर होगा, आपको कुछ भी दे दे दो। ठीक है, क्लैम्पर सर्किट इज इजी। तो मैंने क्लैम्पर सर्किट आपको पूरा का पूरा समझा दिया है अभी। तो अब मैं आपको, अब ये देखिए ये सब चीज़ें याद करने की कोई नीड है, आपको लगता है आपको कोई नीड होगी इस चीज़ को याद करने की? नहीं है ना। देखिए ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। वी आई की कोई वैल्यू होगी, वी आई, अब मान के चलिए ये पॉजिटिव है तो वी आई पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कंपेयर ये भी करना पड़ेगा कि 2 वोल्ट से ज़्यादा है या नहीं, और प्रैक्टिकल है तो 0.27, अगर 2.7 का दे रखा है तो 0.27 से ज़्यादा है कि नहीं है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इन चीज़ों को।
स्टैंडर्ड सर्किट है, करंट मिरर। करंट मिरर के मैंने सारे जो पार्ट है वो कवर करने की कोशिश की है। करंट मिरर ये सिंपल करंट मिरर है, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा ये कैसे आया, क्योंकि केवीएल केसीएल या वी ई पहले तो आई, अगर मेरे को आई वन निकालना है तो वी ई क्या होगा, वी ई ई माइनस वी बी ई प्लस वी ई अपॉन में आर वन, ठीक है। ये जो वी बी था एक तो बीच में, तो ये आई वन तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। अब ये आई सी थ्री जो है इसका आई वन के नियरली इक्वल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा। जब बीटा बहुत ज़्यादा होता है तब होता है ये पूरा इक्वल। लेकिन अगर बीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इसमें 90 है या 20 है, कितनी भी है, 50 है, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसे निकाला गया है यहाँ से। बीटा बीटा ये इन्हें कैलकुलेशन करके निकाल लो, सब निकाल सकते हो। तो आई सी थ्री इज इक्वल टू आई वन, आई रेफरेंस वोल्टेज होती है, आई रेफरेंस वोल्टेज है बीटा अपॉन में टू प्लस बीटा। अच्छा, इसे याद करने दीजिए, यहाँ पे टू है, टू है, या फिर मान सकते हो कि एक की एक सिंपल एक है तो ये एक बढ़ा के दिखता है एन प्लस वन एक तरह से, ठीक है। अब जैसे ये इसका जनरल है, अब मैंने यहाँ पे एन तक कर दिया भाई साहब। तो अब ये कितना है, जैसे मान लीजिए ये एक दो तीन चार, तो ये से एन तक है, तो मैंने बताया था एन प्लस वन, तो बीटा अपॉन में एन प्लस वन बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू था, नहीं सॉरी, ये जो था वन था, तो एन क्या है हमारे पास, वन था, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एन था, तो एन प्लस वन प्लस बीटा। तो इसमें यहाँ गलती नहीं कर देना, क्योंकि गलती करने की छोटी सी मिस्टेक एन में भी हो सकती है कि अगर एन सिंपल एन डाल दोगे तो भी मिस्टेक हो जाएगी, बस, ठीक है। ये एक तरह से टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ही तो है एन, इसे भी क्या गिन लो, इसे भी गिन लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, आई नॉट, मतलब जो आई वन, आई सी थ्री जो है वो बाय आई रेफरेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यू थ्री अपॉन में एरिया ऑफ क्यू वन। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आते हैं इसके क्वेश्चन। अच्छा, मॉडिफाइड करंट सर्किट मिरर। मॉडिफाइड करंट सर्किट मिरर में कुछ नहीं है, एक यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, तो उस चीज का एक जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसी में मैं थोड़ा सा हेर फेर करूंगा और ये निकल जाएगा। जैसे अभी इसका तो जनरल ये था, तो इसमें देखिए बीटा, यहाँ पे वन प्लस बीटा का मल्टीप्लाई होगा, जहाँ भी बीटा है वहाँ पे, तो बीटा वन प्लस बीटा का मल्टीप्लाई, वन प्लस बीटा का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी तो यही है, ये यहाँ पे गया, ये आपका यहाँ पे गया, और जो ऊपर भी गया, तो n प्लस वन तो सेम का सेम रहा, बीटा पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वन प्लस बीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आई वन थोड़ा चेंज होएगा, आई वन क्यों चेंज हो रहा है भाई, आई वन चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वीबी, दो वीबी आ गए, वीबीई बेस टू इमीटर और बेस टू इमीटर, ठीक है, तो इसलिए आई वन भी थोड़ा सा चेंज होएगा, बस। ये है मॉडिफाइड करंट मिरर। हो गया हमारा स्टैंडर्ड सर्किट। अब दो, ये वाला देखिए, विल्डर स्मिथ सर्किट बोलते हैं ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, एक रजिस्टर और लगा देते हैं यहाँ पे R2 पे, यानी कि एक एमीटर रजिस्टर टाइप एक R2 लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे अब मैं इक्वेशन से बता दूंगा, और फिर तो ये देखिए आप समझ जाएंगे, तो VCC माइनस I1 R1, ठीक है। अच्छा, ये जो इसमें जो करंट जा रहा है, मतलब जो भी करंट वरंट जा रहा है, या फिर वोल्टेज बोल सकते हो आप, तो वो वोल्टेज ही तो चाहिए हमें, वोल्टेज क्या होगी, तो वी टी एल एन आई वन बाई आई थ्री, क्योंकि डायोड का काम करना है। डायोड एक तरह से, अगर डायोड का मैं देखूं तो आई नॉट इज इक्वल टू आई एस ई की पावर वी बी ई बाई एन वी टी माइनस वन, ऐसे ही तो था। तो इसमें जो क्या नाम है ट्रांजिस्टर है, इसमें आपको वी टी एल एन आई वन बाई आई थ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा ये। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, वी सी सी माइनस आई वन आर वन माइनस वी टी आई आई टू बाई आई थ्री, आई टू बाई आई थ्री माइनस आई टू आर टू इज इक्वल टू जीरो। आई थ्री कट जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आई टू आर टू क्या है वहाँ पे, वी टी एल एन आई वन बाई आई टू, यानी कि आई वन बाई आई टू, ये देखिए आई वन और आई टू, आई वन और ये यहाँ पे जो आ रहा है आई टू, तो इससे मेरे को सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। अब ये आई टू है, आई थ्री नहीं है, सॉरी, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये भी डायोड की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है, डायोड की तरह काम कर रहा है। तो इसको मैंने देखिए मैंने बता ही रखा है आपको, आई टू इज इक्वल टू आई एस, आई टू इज इक्वल टू आई एस, ठीक है, आई टू इज इक्वल टू आई एस वी बी ई टू बाई एन बी टी। तो इससे मुझे वी बी ई टू मिल जाएगा,
देखिए ये VBE1 और VBE2 थे, VBE2 मिल जाएगा NVT-LN। एन इधर मैंने 2 दे यहाँ 2 फॉर सिलिकॉन बता रखा है, लेकिन मैंने जर्मेनियम मान के चला हुआ हूँ कि N=1 फॉर जर्मेनियम। ठीक है, जनरल आप जर्मेनियम मान के चलना। ठीक है, तो NVT-LN I2/IS, I2/IS जो इसका वो है VBE I1/IS, एक तरह से आप समझ गए हो गया भाई। I3 क्या था उसमें, ठीक है, IS मतलब रिवर्स सेचुरेशन करंट जो बोलते हैं। तो I1, अब देखिए ये तो इससे मैंने निकाल दिया VB1, तो I1 की वैल्यू भी निकल सकती है, I2 की वैल्यू भी निकल सकती है, अगर मुझे VBE1 पता है, IS पता है, ठीक है, और I1 बस VBE और IS पता है, तो मैं I1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ या कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसमें 2 वेरिएबल पता है तो मुझे। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए रिलेशन फाइंड आउट। अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक सर्किट है, इस सर्किट में देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ, ये भी तो एक तरह से करंट मिरर ही है, ये भी करंट मिरर सही है ना, ये करंट मिरर सही है बिल्कुल, और ये भी करंट मिरर है। तो यार इसमें क्या है, अच्छा ये नहीं आता है, अभी याद नहीं हो रहा है, मतलब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है वैसे। अरे इस करंट मिरर का पता है ना कि आई रेफरेंस ये रहा, तो IC2 क्या होगा, IC2 आई रेफरेंस बीटा अपॉन में 2 + बीटा, देखिए ये लिखा बीटा अपॉन में 2 + बीटा। अब यहाँ देखिए ये वाला IC2 जो है वो इसका ये है, ठीक है, ये और ये देखिए PN वो है, P टाइप है, ये P टाइप है, तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो ये बात वही है। तो अब I0 क्या होगा, इसने IC2, ठीक है, अब इंटू B अपॉन में 2 + बीटा, तो IC2 हमने निकाल ही दिया, तो I रेफरेंस इंटू B अपॉन में 2 + B का स्क्वायर, समझ गए होगे आप। सिंपल 2 करंट मिरर है, यही देखिए P टाइप का करंट मिरर है, तो देखिए इस तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है इस तरफ, भाई एमीटर से एंटर होगा तो ड्रेन से वो होगा ना, सॉरी ड्रेन क्यों बोल रहा हूँ मैं, कलेक्टर से जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए ये देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा हुआ, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में बताऊंगा आपको अच्छी तरह। देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर 2 टाइप में अगर केट में पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, एक तो सिंपल ट्रांजिस्टर टाइप में पूछे जाएंगे, या ट्रांजिस्टर जिसमें मॉस और बीजेटी दोनों कवर होते हैं, या फिर ओप एम्प में पूछे जाते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के क्वेश्चन, जिसमें CMRR और ADM ACM ये सब निकालने को देते हैं, ये बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, अब इसमें मैंने बता दिया आपको IC1 कैसे निकाला, पता ही है आपको IC1 क्यों नहीं निकाला। अब ये चीज क्या है, सच के देखिए ये वही तो है, I21 R1, ये यही तो है NVT-L1 IC1/IC2। तो इस चीज का तो कोई काम ही नहीं रहा ना मुझे, इस चीज का तो कोई काम नहीं है, तभी तो अगर यहाँ पे एक बड़ा सा सर्किट बना के दे देंगे तो, लेकिन उसका कोई काम ही नहीं होगा, उसका कोई काम ही नहीं होगा मेरे को निकालना, अगर IC2 या R1 है तो उस चीज का कोई काम ही नहीं होगा, और बीटा लार्ज दे रखा है। अच्छा, अब मॉसफेट करंट मिरर आ गए, मॉसफेट में भी करंट मिरर है भाई सब, ठीक है, उसमें भी, उसमें तो और भी सिंपल है, इसमें तो चलो एक और को बीटा अपॉन में 2 + बीटा वाला सीन था, इसमें तो और भी आसान है। कंडीशन क्या है, M1 M2 आइडेंटिकल होना चाहिए, VGS2 = VGS1 होना चाहिए, ये हमेशा ही होता है, याद रखिए, और ये क्वेश्चन आते हैं इस पे कि भाई ये वाला VGS1, और इस पे एक क्वेश्चन बनता है, मतलब KVL KCL पे डिपेंड रहेगा, लेकिन याद हो अगर आपको दिमाग में है कि ये दोनों का वोल्टेज तो सेम ही है, और होता भी सेम ही है, क्योंकि भाई कनेक्ट तो एक ही साथ है ना, ठीक है, एमीटर में। ठीक है, तो M1 M2 बोथ इन सेचुरेशन, M1 M2 बोथ इन सेचुरेशन, ठीक है, I out = I in, ठीक है, तो यानी कि ये जो I out है I रेफरेंस इनके इक्वल होगा, लेकिन इफ देख ली, इफ W/L रेशियो जो होता है, एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है, वो इज इक्वल नॉट इक्वल टू W/L2, ये भी नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो भैया मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किस किस की, जो इसके करस्पॉन्ड होगा वो, तो यानी I out/I in = W/L2 अपॉन में W/L1। CT क्या है, सिटी एक तरह से वही है, कैपेसिटर है, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा तो है, लेकिन इस चीज़ को अब वहाँ पे एक क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, उसमें देखना इस चीज़ का भी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करेगा ये। CT = dQ/dV, ये तो सबको ही पता है, ठीक है, ठीक है, CT = dQ/dt,
ठीक है, इंटू डी टी बाई डी वी, इसे मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो इससे और क्या लिखूंगा, ये तो आई हो ही गया आई डी, और ये क्या होगा डी वी बाई डी टी, तो सी टी की वैल्यू क्या आ गई आई डी अपॉन में डी वी बाई डी टी। समझे इस चीज को, ये क्यू सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी होता है, सॉरी क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, उल्टा बोलती हूँ ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। देखिए क्यू यहाँ के सी वी यहाँ के, अब उसे अब आगे देख सकते हैं चेंज करके, डायोड में उसमें ओपैम्प में हम देखते हैं चीज़ों को, क्यू इज इक्वल टू सी वी के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूँ तो आई इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, और फिर मुझे v निकालना है, तो आई अपॉन में c, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा उसका। ठीक है, इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर लैम्डा भी जीरो नहीं, ये तो चलो है ही, दोनों इक्वल नहीं, अगर इसके बावजूद भी लैम्डा जीरो नहीं है, ठीक है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन वाला फैक्टर जीरो नहीं है, तो उसे भी जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अभी इसमें मैंने ये दोनों जोड़े हैं नीचे ऊपर, लेकिन मैक्सिमम जो है ऊपर वाला ही होता है, नीचे वाले की कोई वो नहीं होती नीड, या अगर मेंशन किया गया है तो उसकी भी जरूरत होगी। तो भैया वन प्लस लेमडा वी डी एस टू माइनस वी जी एस टू अपॉन में वन प्लस लेमडा वी डी एस वन माइनस वी जी एस वन। ठीक है, इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो बट डब्ल्यू एल बाय सेम, ये सेम है, तो यानी कि उस चीज को वो हट जाएगी, बस ये बच गया। अगर ये गिवन है तो ये भी आएगा, लेकिन बेसिकली जब तक नहीं गिवन है तो ये रहेगा। ठीक है, करंट स्टीयरिंग सर्किट, इस चीज को बोलते हैं करंट स्टीयरिंग सर्किट, वो भी करंट स्टीयरिंग सर्किट ही था, ये करंट स्टीयरिंग सर्किट ही है ये। ऐसे नाम तो पूछेंगे नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे तो मुझे नहीं लगता पूछते। तो इसमें क्या है, वही तो है ये, डब्ल्यू बाई एल में लैम्डा को जीरो मान के चल रहा हूँ, तो आई डी टू क्या आया, आई डी टू इज इक्वल टू आई रेफरेंस डब्ल्यू बाई एल टू बाई डब्ल्यू बाई एल वन। ठीक है बस, अब आई नॉट क्या है, आई डी फोर, ठीक है, आई डी फोर बोल सकते हैं आई नॉट को, तो आई डी टू, ठीक है, इंटू डब्ल्यू बाई एल टू इंटू डब्ल्यू बाई एल वन, तो आई डी टू तो मैंने बता ही दिया आपको, ये तो इनका मल्टीप्लीकेशन वहां पे तो स्क्वायर हो गया था। ठीक है, अब ये देखिए ये सर्किट है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का है, और ये बैलेंस्ड आउटपुट है, देखिए V1 और V2 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी निकालना नहीं था, इसमें हमसे पूछा आई डी वन और आई डी टू ही था शायद। ठीक है, तो यानी कि मुझे ये हर चीज इसने कॉमन दे दी, तो आई डी वन और आई डी टू निकालना था। देखिए इसमें तो मैं सिंपल ही बता सकता था आपको, सिंस बोथ आर आइडेंटिकली वी जी एस इज इक्वल टू सेम, तो वी जी एस तो वाली बात तो सेम है ही। तो जो करंट है ना, ये आई डी वन और आई डी टू, ये 50 माइक्रो, मतलब सॉरी 50, 50 हो जाएगा, क्यों म्यू ए जो भी इसे बोलते हैं 10⁻⁻⁶ जो होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो सिंस बोथ आर आइडेंटिकल, और इसमें देखिए डब्ल्यू बाई एल वन और ये भी दोनों इक्वल थे। ठीक है, सारी चीजें इक्वल थी इसमें, तो वो दोनों एक तरह से डिवाइड हो जाएंगे, 100 है तो 50-50 में डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग, अब ये यहाँ पे केसेस है, यहाँ पे देखने ये तो है जो छुपी हुई चीज है, ये नॉन इन्वर्टिंग कास्केडिंग और इन्वर्टिंग कास्केडिंग, और भी इसके मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में होते हैं सी 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 ई, और ऐसे ही जिसे नाम भी बोल देते हैं डार्लिंगटन पेयर, कास्कोड, या फिर कास्केड, किसी भी चीज में हो जाए। ठीक है, तो उसे हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब ये अलग चीज है, यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिव कास्केडिंग और इंटरेक्टिव कास्केडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, आर एल वन पैरेलल टू आई टू, अगर वो इक्वल टू आर एल वन है, यानी कि देखिए आर एल वन इंटू आर आई टू अपन में आर एल वन प्लस आर आई टू, यानी कि इससे पता चल गया कि आर आई टू बहुत बड़ा है। क्यों क्यों पता चलेगा, क्यों पता चलेगा, क्योंकि आर आई टू कट गया ना ऊपर भी और नीचे भी, तो आर एल से बहुत बड़ा है, तो आर आई टू ही डिनोमिनेटर रहेगा, ऊपर भी आर आई टू है, तो वो दोनों कट गए, इसलिए आर एल वन बचेगा। तो आर आई टू यानी कि सेकंड का इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, तो ये आर एल वन
ही बचेगा तो नॉन इंटरेक्टिव कास्केडिंग होगी। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए RL1 RI2, अगर RI2 बहुत ही स्मॉल है, यहाँ पे होगा लोडिंग इफेक्ट। तो RL1 पैरेलल टू RI2, क्योंकि स्मॉल है उसमें कटेगा वटेगा तो कुछ है नहीं, तो वो कम ही होएगा क्योंकि डिवीजन वहाँ पे हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ तो कट गया था RI2। ठीक है, यहाँ लोडिंग इफेक्ट है, गेन ऑफ द फर्स्ट इज डिक्रीज। इसका एक बेसिक एग्जांपल है क्या, इसका बेसिक एग्जाम है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को हम इंटरेक्टिव कास्केडिंग बोलते हैं। उसमें इंटरेक्टिव कास्केडिंग होती है जिसमें आर इनपुट लो होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि आर इनपुट लो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटरेक्टिव कास्केडिंग हो रही है। अब यहाँ के फॉर्मूलेस बदल जाते हैं। ठीक है, एफ एल स्टार जो भी बोलते हो, इसे आप एफ एल स्टार में बोलता हूँ। एफ एल स्टार जो है वो एफ एल अपॉन में रूट 2 to the power 1 अपॉन में n-1, मैं इसे d बोल देता हूँ, d एक बार को d। ठीक है, हाँ तो अभी मैं पूरे बोल दूंगा। एफ एच देखिए यहाँ पे याद करने के लिए क्या है, एफ एल बाई डी डिक्रीज हो रहा है, एफ एच बड़ा है यानी कि एफ एच इंटू डी। बैंड विड्थ है, ठीक है, इसमें भी बैंड विड्थ इंटू डी। ठीक है, टी आर क्या है, ये ट्रांजिट टाइम है, उसका राइज टाइम भी बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप। ठीक है, तो इसको है 0.35 अपॉन में एफ एच। बहुत याद रखने की जरूरत है, इसका क्वेश्चन आए हैं, इसके क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए इंटरेक्टिव कास्केडिंग, इंटरेक्टिव कास्केडिंग के फॉर्मूलेस बदल जाएंगे। एफ एल स्टार इज इक्वल टू 1.1 रूट एफ एल वन स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर एफ एल टू स्क्वायर। यानी कि देखिए एफ एल यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, एफ एल यहाँ पे बढ़ रहा है 1/FH स्टार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली चीज को मेरे को डिवीजन वाली फॉर्म में रखना पड़ेगा। 1.1 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है रूट, तो इस चीज को याद रखो। आता है ये क्वेश्चन और आने की संभावना है इसकी। अगर क्वेश्चन में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर दे दिया और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछने लग गए कि हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई वाली फ्रीक्वेंसी क्या है और लो वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप निकालने लायक रहेंगे। अगर एफ एल भी दे रखा है तो टी आर स्टार जो है उसमें तो सिंपल 0.35/FH था। ये तो हम नेट उसमें भी पढ़ते, कंट्रोल में भी हमें थोड़ा सा याद रहता है ये चीज। ठीक है, हाँ, और 1.1 रूट TR1 स्क्वायर अपन में TR2 स्क्वायर जितना भी जा रहा है वो। तो एक तरह से देखिए एफ एल स्टार और TR स्टार दोनों इनका एक तरह से इक्वल है। इक्वल मतलब एक तरह से सेम सा फॉर्मूला है, बस वहाँ पे TR है, यहाँ पे FL है। तो इस चीज से दिमाग में रखिए कि चलो भाई ये वाली चीजें इसके थोड़ा सी इक्वल सी रहती है। ओके, अच्छा जो नॉन इंटरेक्टिव वाली में उसमें डी का मल्टीप्लाई, डी क्या होता है 2 to the power 1/n-1 का ये रूट। ठीक है, ठीक है बॉस। अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन आते कैसे है, इसके क्वेश्चन हम बीजेटी बना के दे देंगे। ठीक है, बीजेटी बना के दे देंगे और उसमें पहले आपसे पूछेंगे कि भैया ब्लॉकिंग कैपेसिटर के हिसाब से कितनी वो आ रही है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर के हिसाब से कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, और सारी चीज़ें आपको दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। ए एच जे ओमेगा मॉड इज इक्वल टू ए एफ रूट 1 प्लस, ये देखिए एफ अपॉन एफ एच जो भी बड़ा है उस पर हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसमें एफ एल बड़ा है, मतलब एफ एल जो है छोटा है, तो इसे ऊपर रखा है। मैं इसे याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, अब बीजेटी एनपीएन ट्रांजिस्टर, बीजेटी एनपीएन ट्रांजिस्टर पे चलते हैं। तो क्या हुआ, एफ टी, हाँ ये जनरल फॉर्मूले है, बहुत सारे जनरल फॉर्मूले हैं इस चीज़ के। ठीक है, बीजेटी एनपीएन में एफ टी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में 2 पाई सी पाई, जो भी आपको गिवन होता है, जो बेसिक जब डायग्राम होता है उसका बीजेटी का कैपेसिटर से रिलेटेड, तो वो चीज़ अभी आएगी उसमें, तो उसमें पता चलेगा सी पाई क्या है और सी म्यू क्या है। ठीक है, तो जी एम अपॉन में 2 पाई सी पाई प्लस सी म्यू, इस चीज़ को याद रखिए, इस चीज़ को याद रखिए, ये बहुत जरूरी है। मैं तो बोल रहा हूँ सारी चीज़ों को आप देखते रहिए, इनको अभी ही याद करने की कोशिश करो कि बाद में कभी ये मिस ना हो जाए, क्योंकि ये भूलोगे, बहुत बार भूलोगे इस चीज़ को, यहाँ पे कंफ्यूजन भी आती है। ठीक है, एफ टी, अब यहाँ पे एफ
टी और इनमें कन्फ्यूजन है कि एफ एच यार ये वाली चीज़ थी, बीटा था। और कभी कभी क्या है, सिंपल सी जी, ये देखिए एफ ई टी के रिलेटेड है, सेम ही है फॉर्मूला, जी एम बाई टू पाई सी पाई जो है वहाँ सी जी एस है, सी म्यू जो है वहाँ सी जी डी है, जी टू एस ना गेट टू सोर्स में जो कैपेसिटर है, यहाँ गेट टू ड्रेन में जो कैपेसिटर है ये। और एफ बीटा क्या है, एफ बीटा भी इससे रिलेट कर दो, थोड़ा सा इससे रिलेट कर दो तो क्या होगा। अरे मैं बताता हूँ, जी एम क्या होता है, जी एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन में आर पाई होता है, बीटा अपॉन में आर पाई होता है। तो यानी कि जी एम को अगर मैं लिखूँगा बीटा अपॉन में आर पाई, अच्छा जी, बीटा अपॉन में आर पाई, या फिर ऐसे लिख दो बीटा अपॉन में आर पाई, जी एम हटा दें उनसे। तो एफ टी क्या है, एक तरह से बीटा इंटू एफ बीटा ना, इसमें मैंने ये बताया कि बीटा इंटू एफ बीटा होता है। तो यानी बीटा हटा दो तो एफ पी क्या है, 1/2 पाई आर पाई सी पाई प्लस सी म्यू। ठीक है, समझ गए हो भैया। अच्छा फी एफ अल्फा भी पूछते हैं भाई साहब, एफ अल्फा पूछा तो कोई टेंशन नहीं, हमें पता है एफ अल्फा के लिए एफ बीटा, एफ बीटा बता दिया मैंने, और अपॉन में 1 - अल्फा होगा। ठीक है, एफ ई टी चलते हैं, ये बता ही दिया आपको, जी एम अपन बिल्कुल सेम सा ही है, उससे रिलेट कर सकते हो इसको, और इसको भी रिलेट करना जरूरी है, एफ बीटा ये आता है, एफ टी और एफ बीटा का रिलेशन पूछा जाता है। अच्छा जी एम टू आई डी बाई वी जी एस माइनस वी टी, और भी चीज़ें लिख सकते हैं, ये तो इन दोनों ये गिवन है तभी हो सकता है। या फिर लिख सकते हैं जी एम इज इक्वल टू रूट टू म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल टाइप आई डी एस, सिंपल आई डी एस का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या फिर म्यू एन सी हाफ म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी, सिंपल ऐसे कुछ लिखते हैं। तो जीएम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम एफ की जब हम वो करेंगे, एसी एनालिसिस करेगा, तो जीएम निकालना बहुत जरूरी है। एफ के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं, ये भी आईडी और वीजीएस उसमें ही आता है, लेकिन जीएम तो उसमें भी है, किसमें, बीजेटी में भी है। बीजेटी में कैसे निकालते हैं फिर, जीएम है क्या, एक जैसे अब 1 में रेजिस्टेंस एक तरह से वही तो है, तो रेजिस्टेंस क्या है, तो अब मैं इसे एक तरह से बोल दूं तो जीएम क्या है, आई सी अपॉन में वी टी, आई सी अपॉन में वी टी। ठीक है, और आर पाई क्या है हमारे पास, आर पाई क्या है, बीटा अपॉन में जीएम। ठीक है, वैसे बीटा अपॉन में जीएम, या फिर हम क्या बोलेंगे, बीटा अपॉन में जीएम, तो जीएम की वैल्यू मुझे गिवन है, तो जीएम भी निकल सकता है उससे। ठीक है, बीटा की वैल्यू भी गिवन है, आर पाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एफ टी इज ग्रेटर देन, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एफ टी इंक्रीज होगा, तो ये मैंने क्या लिखा है, डब्ल्यू डिक्रीज है, यानी कि आई डी और ये सब कांस्टेंट है। ओके, एफ टी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डब्ल्यू डिक्रीज होगा, आई डी ये याद रख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में रखो, आई डी वी जी एस माइनस वी टी कॉन्स्टेंट होगा, कहीं ना कहीं ये एमसीक्यू में पूछा है तभी यहाँ लिखा है। परसेंटेज टिल्ट एक फॉर्मूला है, पाई एफ एल अपॉन में एफ इंटू 100%, एफ एल अपॉन में एफ इंटू 100%। ठीक है, परसेंटेज टिल्ट। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक चलते हैं। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक में क्या है, डी ए एफ अपॉन में ए एफ जो सी एल है, तो वो क्या होता है, डी ए बाई ए ओ सी एल अपॉन में 1 + ए बीटा। ठीक है बॉस, ये भी समझ गए, अपॉन में 1 + ए बीटा, ये जनरल फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, सेंसिटिविटी और इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रही है एक तरह से। ठीक है, तो एन एफ इज इक्वल टू, मतलब नॉइस जो है इसमें फीडबैक जब मिलता है तो वो डिक्रीज होती है 1/(1 + a बीटा से। अच्छा, जब बहुत ही ज़्यादा गेन हो तो ए एफ जो होता है 1 + बीटा, सॉरी बीटा बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, और ये गेन जो है हमारा, सॉरी गेन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा हो तो 1/(बीटा), क्योंकि गेन ज़्यादा है तो क्या मतलब है उसका, ए से ए कट जाएगा ना, ऊपर भी है ए और नीचे भी है ए, तो गेन से गेन कट जाएगा, समझ गए। तो एक तरह से ये याद रखिए, ए एफ इज इक्वल टू 1 + बीटा, जो गेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं, कोई वो नहीं है। ठीक है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ एच। देखिए ओपैम्प में मेरे को याद, जहाँ तक दिमाग में रहता है, ओपैम्प में हम जब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कब यूज़ नहीं करते और कब यूज़ करते हैं, ये आपको बताना चाहिए।
क्यों? क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में हमें जब भी अगर बहुत कम ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू यानी गेन की वैल्यू बहुत कम दे रखी है, तो वहाँ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप। वहाँ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप, ये याद रखना। ठीक है, या फिर हमें वो दे रखा है, उसके सेचुरेशन पॉइंट देखे यानी +15 से -15 तक जा रहा है, वहाँ भी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप। अच्छा, बैंडविड्थ तो बताइए, एफ एच एफ माइनस एफ एल। अच्छा, एफ एल एफ भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एफ एच एफ इंक्रीज हो रही है 1 + ए बीटा से, ठीक है, क्योंकि जो डिक्रीज है इंक्रीज है, ये भी याद रखिए। अब जीना डायोड का काम करते हैं। जीना डायोड तो वैसे बहुत आसान वो है, लेकिन और भी आसान कर देते हैं ऐसे। दो इक्वेशन याद रखिए, आई ये भी ये है, लेकिन एक बार ये देखिए, आई जेड मीन यानी कि आई जेड मीन, पहले तो ये पता होगा आपको, इसके फंक्शन पता है आपको, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है सिंपल, तो ये रिवर्स बायस होगा। लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन इससे ज़्यादा वोल्टेज है इसकी, यानी ये अगर ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5.6 वोल्ट है, तो ये रिवर्स बायस बट ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन की एक वोल्टेज आ जाएगी, जो भी वी जेड की वोल्टेज है वो वहाँ पे शो होगी। ठीक है, ये तीनों चीज समझ गए। ओके, अब यहाँ देखिए आई जेड मीन यहाँ पे अगर आई जेड मीन कैसे आएगा, यहाँ पे आई मीन होना चाहिए, आई मीन होना चाहिए, और यहाँ पे आई एल मैक्स मतलब माइनस ये होना चाहिए, तो जाके आई जेड मीन आएगा। आई जेड मैक्स कैसे आएगा, जब यहाँ पे भी मैक्स हो और यहाँ पे जो जा रहा है वो मीन हो। ठीक है, ये चीज तो हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, आई जेड मैक्स की वैल्यू भी दे दी जाती है, कभी कभी आई जेड की रेटिंग दे देते हैं ना, तो उसे आई जेड मैक्स बोलते हैं। आई नी वोल्टेज नी करंट भी दे देते हैं कभी कभी, जिसे आई जेड मीन बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो सारे क्वेश्चन लगाते हैं इससे। अगर वोल्टेज में है तो वोल्टेज में बदल दो ना, आई मीन वी आई माइनस दिस वी जेड अपॉन में आर एस, तो आई जो मीन है वो हो जाएगा। अगर वी जेड की वैल्यू चेंज होती जा रही है, चेंज हो रही है मतलब कि अगर ये इसको भी ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये 20 वोल्ट है और 50 वोल्ट तक वेरी कर रही है, तो मिनिमम वोल्टेज कौन सी होगी, 20 वोल्ट होगी, तो 20 वोल्ट की यूज़ कर लेंगे। तो लाइन रेगुलेशन भी आपको पता है, लाइन रेगुलेशन में क्या है, देखिए वी आई जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वी आई इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही पता चला वी आई इंक्रीज हो रहा है तो आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा, लेकिन मुझे लोड रेगुलेटर का काम क्या है, वो रेगुलेट करता है, उसको ज़्यादा नहीं, जो कांस्टेंट रहना है उसे, उसकी जो आउटपुट की वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, ये काम है रेगुलेटर का। तो जैसे ही आई बढ़ा तो आई एल भी बढ़ने वाला है, लेकिन हमारा जो जीनर डायोड है वो अपने आप ले लेता है, ज़्यादा ले लेगा अपने पास। देखिए आई जेड बढ़ गया, उसने आई जेड बढ़ा और आई बढ़ा, लेकिन आई एल को वो कांस्टेंट रखता है, आई एल को कांस्टेंट रखता है, इसलिए वी नॉट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अच्छा, लोड रेगुलेशन, अब लोड रेगुलेशन है, आर एल बढ़ रहा है, अगर आर एल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, मुझे आई एल को मिनिमम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, आई एल को मुझे कम करना पड़ेगा, जिससे कि आई जेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई जेड बढ़ेगा और ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आर एल जो है डिक्रीज हो रहा है तो आई एल को मुझे बढ़ाना पड़ेगा और आई जेड को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, लोड रेगुलेशन समझ गए। अब देखिए बोथ वी और आई आर एल भी वेरी कर रही है, तो वी नॉट मिनिमम का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला, आर वी नॉट मिनिमम इज इक्वल टू आर एल मिनिमम जो भी है प्लस अपॉन में आर प्लस आर एल मिनिमम, एक तरह से वोल्टेज डिवीजन ही तो लगाया, इंटू वी मिनिमम। समझ गए, तो वी नॉट मिनिमम मुझे पता चल जाएगा उसका तुरंत। आई जेड रेटिंग पता है कैसे, पी जेड इज इक्वल टू वी जेड, आई जेड जो होती है ये इसका वो होता है। अच्छा, और भी चीज़ें आई सी वी सी याद होगा वो भी, उससे भी हम करेंगे, वी सी को भी करेंगे, तो पावर जो होता है उसमें डेसिपेट। परसेंटेज रेगुलेशन, इसके क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज रेगुलेशन वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन में वी फुल लोड इंटू 100, इस चीज़ की नीड है आपको, ये आता है। ठीक है, ए वी इज इक्वल टू वी नॉट बाय वी एस, ए वी। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन लिखी है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वी एल, पहले एक बार ये देखिए कि ये जो जीना डायोड है ना, अगर मुझे इसका एक करेक्टरिस्टिक डायग्राम दे रखा है तो इसका ना मुझे ये पता चल जाएगा कि एक आर एफ भी इसमें भी होता है, डायोड ही तो है ये, एक
फॉरवर्ड रेजिस्ट जो भी ब्रेक डाउन रेजिस्टेंस जो भी आप बोलते हैं वो रेजिस्टेंस भी होता है, इसमें भी होता है, ठीक है। तो वो आर जेड के नाम पे रहता है। तो देखिए इसमें देखिए मैंने इस चीज को कंसिडर करते हुए देखा तो वी एल मिनिमम, वी एल मिनिमम जो भी है, जो ये है वी जेड, देखिए वी एल मिनिमम जो है वी जेड, यहाँ पे वी जेड होगा और एक आर जेड होगा, उस पे आई जेड भी आ रहा है। तो वी एल मिनिमम क्या है, वी जेड प्लस आई जेड मिनिमम। अब आई जेड को मिनिमम रखना पड़ेगा, आर जेड तो कांस्टेंट है, ठीक है, और वी जेड भी कांस्टेंट है, तो आई जेड को मिनिमम रखोगे। अच्छा वी एल मैक्स कैसे करोगे, वी जेड तो सेम रहेगा, आई एल को मैक्स करना पड़ेगा और आर जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन भी है, ये दो इक्वेशन भी है। अब आप समझ गए होंगे कि जीनर डायोड में कुछ भी नहीं है। जीनर डायोड आपका अगर क्वेश्चन आता है तो वो गेनिंग क्वेश्चन है, वो नंबर बढ़ाने वाला क्वेश्चन। परसेंटेज रेगुलेशन ध्यान रखना, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में फुल लोड इंटू 100। एमएसक्यू में बन सकते हैं ना क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन अगर उन्हें बनाने हैं ना तो एमएसक्यू में बना देंगे, एमएसक्यू में क्वेश्चन बना देंगे आपके। अगर ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे परसेंटेज रेगुलेशन हो गया, एफ एल एफ एच हो गया, मैंने बताया था, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज की टाइम पीरियड में, जब एमएसक्यू इंट्रोड्यूस हो चुके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, परसेंटेज रेगुलेशन हो गया हमारा, लोड रेगुलेशन हो गया। अच्छा ये देखिए, लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन हो गया। अब ये देखिए, ये वाले दो मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इनके दो एग्जांपल लिखे हैं, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है, मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाया था, अब देखो मैं पढ़ाऊंगा। एक सर्किट दे दिया जिसमें जेड इन दे दिया, जेड नोट दे दिया, गेन दे दिया, जेड इन दे दिया, जेड नोट दे दिया, गेन दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो सोर्स वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है, ए भी निकालने को बोला कि वी नोट बाई वी एस निकालो, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे, मुझे इस चीज को बदलना पड़ेगा ना थोड़ा सा, मुझे इसे बदलना पड़ेगा भी एक सर्किट से मैं, कि थोड़ा सी चेंज होए वो। देखिए मैंने इसे बदला, आर इनपुट इसका 1K था, देखिए आर इनपुट मैंने 1K लिखा, ठीक है, आर के इनपुट मैंने 1K लिखा, ठीक है। गेन जो है -120 डिग्री था, देखिए -120 का गेन है। तो मुझे वी नोट बाई वी आई वन पता है, 1 - 120, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो 3.3K, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे ही मैंने इस चीज का लिखा, और ऐसे ही यहाँ पे इसके लिखे 1K और वी नोट और 3.3K, ये लिख दिया। अब सारा काम किसका है, वोल्टेज डिवीजन वाला खेल है सारा का सारा। देखिए वी नोट बाई वी वन मुझे पता है, वी नोट बाई वी वन जो है, अभी बताया यहाँ पे, वी नोट बाई वी वन, वी नोट 1/V1 है, आई वन, तो वी नोट 1/Vi1 ये रहा, ठीक है। अब देखिए वी नोट बाई वी एस हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अब मुझे शुरुआत से लेके जाना पड़ेगा ना, शुरुआत से लेके जाना पड़ेगा तभी तो निकलेगा। देखिए वी नोट बाई वी टू, वी नॉट बाई वी टू कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई, करंट डिफरेंस वोल्टेज डिवीजन रूल से निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, वी नॉट अपॉन में वी टू कैसे निकलेगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी ओ टू, ठीक है, वी ओ टू इंटू 2.7K अपॉन में 3.3 प्लस 2.7K, ठीक है। तो अब जो वो था वी ओ टू था वो नीचे जाएगा, तो वी ओ बाई वी ओ टू क्या आ गया, 2.7K अपॉन में 5, मतलब ये भी कितना होगा 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए उल्टा चलिए, इसका वी ओ टू बाई वी आई टू, तो -120 का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखिए इसका, देखिए मैंने फिर से वोल्टेज डिवीजन रूल लगा हुआ है, तो वी आई टू अपॉन में वी ओ वन क्या आ जाएगा, 1K अपॉन में 4.3K, ठीक है। फिर से इधर चलिए, तो -120, सॉरी डिग्री बोल रहा हूँ, गेन है ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ के फिर से वोल्टेज डिवीजन लगाइए, जैसे ही वोल्टेज डिवीजन लगाया तो क्या हुआ, 1K अपॉन में 1.6K, ठीक है। तो ये होगा ए वी की वैल्यू आ गई हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। ये वाला एक मैंने एग्जांपल ले रखा है, शॉर्ट नोट्स में एग्जांपल इसलिए डाल रखा है क्योंकि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और एक लास्ट मोमेंट में अगर रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए इस वाले में देखिए मैंने करंट को ले रखा है, करंट सोर्स है यहाँ पे,
और यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो आपको बेसिक एनालॉग जब पढ़ाते हैं जब बता ही दिया जाता है कि ये चीज़ें कैसे लिख सकते हैं। RI20, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक डिपेंडेंट सोर्स बनाया 100I1 और जो आउटपुट वोल्टेज है वो 20, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखिए, ये तो हो गया, 1 मिनट, 1 सेकेंड, ओके। तो अब इसी का जो आउटपुट यहाँ पे इसका भी इनपुट होगा, इनपुट कितना है, इनपुट कितना है इसको बताइए, 20 होगा यहाँ। और इसका जो गेन है, गेन तो इसका होने वाला 1 है, सॉरी सोनी 1 है, तो I1 डैश निकलेगा। और इसका जो वो है आर आउटपुट भी सेम है 20, ठीक है। और ये जो V0 है वो 10 के, जो कि यहाँ पे। अब बहुत ध्यान से करना है, I1 जो है हमें तो पता है, I1 की तो कोई टेंशन नहीं, ये रहा I1, ठीक है। लेकिन I1 डैश की टेंशन है हमें, क्योंकि ये जो I1 डैश है वो इसका मल्टीपल है, इसके मल्टीप्लाई करके जो I1 डैश की वैल्यू है। तो I1 देखिए 10 है, ठीक है। I1 डैश क्या है, यहाँ करंट डिवीजन लगाओ, करंट डिवीजन यानी इधर चाहिए तो इधर ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, देखो दोनों का प्लस का। तो 100I1 यानी कि 1000 ही हो गया, 1000 इंटू 20/40, तो 500 निकला, ठीक है। तो I1 डैश आ गया। I0 क्या होगा, I0 देखिए I1 डैश पता है हमें, तो इससे हमें फिर से करंट डिवीजन रूल लगा दोगे, तो I1 डैश इंटू 20/10,000 अपॉन प्लस 20, ठीक है। 10,000 क्यों, 10K था, तो V0 क्या आ गया, 10K I0। तो I0 तो मुझे पता चल ही गया ना, ये देखिए, तो V0 भी पता चल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मॉसफेट का मैंने थोड़ा सा चीजें लिखी है, समझ जाओगे अब। स्लोप जो है, स्लोप क्या होता है, 1/R होता है स्लोप मॉसफेट में, ठीक है। स्लोप जो है 1/R होता है, तो R किस पे डिपेंड करता है, रो L बाई ए, ठीक है जी। स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है यानी कि R डिक्रीज हो रहा है, R डिक्रीज हो रहा है तो L डिक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो AOX इंक्रीज, COX इंक्रीज हो रहा है, क्यों, COX इक्वल टू A एप्सिलॉन बाय W ना, ठीक है। तो COX इंक्रीज हो रहा है तो VOX डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल टू COX VOX, तो VOX इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो VOX डिक्रीज हो रहा है। कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें इसमें क्वेश्चन क्या देंगे, स्लोप दे देंगे तुम्हें आई और VGS जितने के बीच में आई का स्लोप दे देंगे, उससे बोल देंगे कि इसका टी बड़ा है या इसका टी बड़ा है, या इसकी COX किस किस के COX बड़े हैं, तो आप स्लोप से पता चल जाएगा। स्लोप जो है 1/R के रिलेटेड करता है, यानी कि अगर स्लोप बड़ा है तो R छोटा होगा, R छोटा है तो तुम सब चीजें निकाल सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये आज का ये वाला एनालॉग का पार्ट खत्म कर दिया है। अभी थोड़ी देर में मैं दोबारा एक और वीडियो डालता हूँ एनालॉग के सेकंड पार्ट की।